नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपना हो जाएगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। और इसमें क्या देखने वाले हैं, हिस्ट्री देखेंगे। जो अपना पहले वाला होता है, ठीक है, प्राचीन हिस्ट्री, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है तो प्राचीन हिस्ट्री से स्टार्ट ही होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं फटाफट। और हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि क्या रहेंगे, टॉप क्वेश्चन रहेंगे। और 8 की 8 यूनिट क्या करेंगे, हम कवर करेंगे, ठीक है। 8 की 8 यूनिट क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। वो भी हम क्या करेंगे, ट्रिक से हम सारी की सारी बात करते हैं, याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको लॉन्ग समय तक याद रखे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला निर्देश सभी क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखेंगे फटाफट। बस, प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत है। जो प्राचीन हिस्ट्री है, ठीक है, उसको जानने का स्रोत क्या होता है। तो अभिलेख आपने देखे होंगे, जो पत्थर पे लिखे हुए होते हैं, वो भी प्राचीन हिस्ट्री होती है, ठीक है। जो स्मारक होते हैं बड़े बड़े, है ना, वो भी प्राचीन के होते हैं, पहले के बने हुए होते हैं। और जो सिक्के होते हैं, प्राचीन सिक्के, ठीक है, उनसे भी क्या होता है, प्राचीन हिस्ट्री कहाँ पता चलता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, तीनों के तीनों। अगले बढ़ते हैं, प्राचीन अभिलेख किस पर उत्कीर्ण थे। जो प्राचीन अभिलेख थे वो किस पर उत्कीर्ण हुआ करते थे, पाषाण कालीन पर, जो पाषाण शिलाएं थी, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर थे उन पे हुआ करते थे, बिल्कुल सही बात है। ताम्र पत्र पर, जो तांबे के पत्ते हुए करते थे, है ना, इस प्रकार से उन पे लिखा हुआ होता था तांबे के पत्तों पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और बात करते हैं स्तंभ पर, जैसे अशोक के 7 स्तंभ हैं, ठीक है, उन पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी पर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं। जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो किस शासक के हैं। तो आपको पता है 13 अभिलेख और 7 स्तंभ आपको किसके देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है वो कौन है, वो थे अशोक, ठीक है। तो अशोक यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके थे, ऐसे याद कर लो कि प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना होता है, और शोक में डूबा हुआ, है ना। जो शोक में क्यों डूबते हैं, पुराने इंसान जो बात करते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तब तो वहां से ट्रिक बन जाएगी हमारी, ठीक है। और वैसे भी आपको याद होगा शिलालेख किसके थे, अभिलेख किसके थे, अशोक के ही हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे सामान्यतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसवी, ईसवी की बात कर रहा है। ईसा पूर्व क्या होता है, मतलब 1000 ईसवी से पहले की बात होती है, और जो ईसवी होती है वो 1000 से अगले की बात होती है, ठीक है। सॉरी, 1000 नहीं, जीरो की बात करते हैं। जीरो, जीरो से जो पहले की बात होती है वो होती ईसा पूर्व, और जीरो की जो बाद की बात होती है वो होती ईसवी, ठीक है। तो बात करते हैं 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसवी तक के प्राचीन इतिहास का ज्ञान किस बात करते हैं, किसमें आपको देखने को मिलता है, ये हुआ, ठीक है। किसके द्वारा, हाँ, किसके द्वारा होता है, ये आपको यहां पर देखना है। थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा होता है। तो यहां देखेंगे मुद्राएं, अभिलेख, इमारत या फिर सूत्र। देखो 206 से लेकर 300 की बात कर रहा है, तो यहां पर आपको मुद्राएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। उस टाइम की जो मुद्राएं किसकी बनी हुआ करती थी, इस प्रकार से आपको यहां पर बनेगा, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर लो, 3 दिख रहा है, 3 किस प्रकार से, 3 इस प्रकार से दिख रहा है। और मुद्रा में भी एम, मगज से स्टार्ट होता है, एम से स्टार्ट होता है, तो वहां से ट्रिक बनाओ, ठीक है। तो आपको लॉन्ग समय तक क्या रहेगा, याद रहेगा अब कि 300 ईसा पूर्व, 3 कैसा है, एम की तरह है, और एम क्या है, मुद्राएं हो जाएंगी, ठीक है। तो वहां से हिंट बन जाएगी हमारी। अगले बात करते हैं, सामान्यतः ऋग्वेद का काल निर्धारित किया गया है। जो ऋग्वेद है उसका जो काल है वो कब से निर्धारित किया गया था, ये बताना है, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे याद किया है कि ऋग, है ना, ऋग दिख रहा है कैसा, ऐसा लगा है कि रुगने की बात हो रही है ना, रुगने की बात हो रही है। तो इसकी ट्रिक आपको याद हो जाएगी, ऋग्वेद, ऋग्वेद, है ना। तो रुगो पधारो, रुगो पधारो, और क्या है, थोड़ी देर बैठो, है ना, रुको पधारो थोड़ी देर बैठो, ये ट्रिक है। रुगो तो ऋग्वेद, पधारो 15, और थोड़ी देर मतलब 10, है ना, 10 थोड़ी देर बैठो। तो रुगो पधारो थोड़ी देर बैठो, तो ये ट्रिक है जो कि लॉन्ग समय तक आपको याद रहेगी, ठीक है। और इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का काल हो जाएगा। कैसे याद किया, ऋगो, है ना, रुगो पधारो माने 15, और थोड़ी देर बैठो मतलब थोड़ी माने 10, ठीक है। तो वहां से याद हो जाएगा ये। अगले बात करते हैं, उत्तर वैदिक कालीन समाज व संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी किससे प्राप्त होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो उत्तर वैदिक कालीन जो था वहां की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो
उत्तर वैदिक कालीन, ऐसे यहाँ पर देखो ब्राह्मण हुआ करते थे, अरण्य हुए करते थे, उपनिषद हुआ करते थे, ये सारे के सारे एक ही समय के थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्राह्मण, उपनिषद और जो अरण्यक है ना, ये सारे के सारे एक ही काल में आपको देखने को मिलेंगे। जब आप लुसेंट पढ़ोगे तो यहाँ पर ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे एक ही चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज व संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो ये तीनों से होती है। अगले बात करते हैं, पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता किसे माना गया है। देखो रचयिता जो था वो तो लोमहर्ष था, और जो बात करते हैं संकलन करना था वो कौन था, उग्रश्रवा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुराना ऐसे याद कर लो, देखो पुरानी की बात हो, इसकी ट्रिक ऐसे बनाई मैंने। तो पुराना, कोई चीज पुरानी हो जाती है ना, पुरानी होती है तो कहते हैं पुराना लोहा है ना, तो लोहा से लोमहर्ष याद हो जाएगा। और उग्र, उग्र शर्बा कह रहा है इस किसी को उग्र करना, अब पुराना है तभी तो उसको उग्र करेंगे है ना, खराब हो जाता है तभी उग्र करना, चमकाना उसके लिए। तो वहां से ट्रिक बन जाएगी आपकी कि पुराणों का रचयिता और संकलनकर्ता कौन हो जाएंगे, पुराना लोहा और पुराने को उग्र करना है, मतलब चमकाना है, ठीक है। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी ये। तो पुराणों का रचयिता और संकलनकर्ता कौन था, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ठीक है। दोनों ट्रिक हो जाएंगी आराम से याद। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। आपको एग्जाम में आराम से याद हो जाएगा ट्रिक, जब आप 2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, प्राचीन कालीन से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की बात कर रहा है वो, तो वो क्या हो जाएगा ये बताना है। प्राचीन काल और गुप्त काल, तो ऐसे क्या देखने को मिलेंगे, प्राचीन काल से गुप्त काल तक। तो गुप्त काल आपने देखा होगा, प्राचीन काल, यहां पर आपको पुराण देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पुराण देखने को मिलेंगे। कैसे याद करेंगे, प्राचीन माने पुराना होता है, तो पुराने से पुराण याद हो जाएगा, ठीक है। कि प्राचीन चीज गुप्त हो गई है ना, प्राचीन जो चीज थी वो गुप्त हो गई। क्यों गुप्त हो गई, क्योंकि वो पुरानी हो गई है ना। तो वहां से ट्रिक बन जाएगी हमारी कि प्राचीन काल गुप्त हो गई और पुरानी चीज थी तभी तो गुप्त होगी। तो वहां से हमारी हिंट बन गई याद करने की, ठीक है, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, विक्रमावदेव चरित के लेखक कौन हो जाएंगे। विक्रमावदेव चरित के लेखक कौन है, तो बी से विक्रमाव और बी से बिलहड़। तो आराम से ट्रिक है, याद हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने पाल वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला। जो पाल वंश की उत्पत्ति है उस पर प्रकाश किसने डाला ये बताना है। उत्पत्ति ऐसे याद कर लो, किसी चीज को पालने की बात हो रही है, पालेंगे किसको, नंदी के लिए। तो नंदिन है ना, नंदी को पालते हैं, नंदी मतलब बैल वगैरह, ठीक है। तो वहां से याद हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा संदेशाकार नंदिनी, ठीक है। तो नंदिन आराम से याद रहेगा आपके लिए। तो पालेंगे किसको, नंद को, ठीक है। जो नंदी वगैरह होते हैं, बैल वगैरह होते हैं, नंदी कहते हैं। तो वहां से हमारी हिंट बन जाएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, अब ये हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट होती है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू। अगली बात करते हैं, यहां देखा है, यहाँ पे हड़प्पा स्टार्ट हो रहा है आपका। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच परस्पर दूरी कितनी है ये बताना है। अब देखो किसी को हड़पने की बात हो रही है ना, और यहां कह रहा है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी है ये बताना है। अब ऐसे देखो, ये कह रहा है हड़प्पा, हड़पने की बात हो रही है, और किसने हड़पा भाई, मोहन ने हड़पा। हड़पा किसने है, मोहन ने। कैसे हड़पा है, आप कहोगे चोरी से हड़पा है ना, हड़पा तो चोरी से होगा। तो हमारी ट्रिक बन जाएगी कि हड़पा मोहन ने चोरी से, चोरी मतलब 4, 40 भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो हड़पा मोहन ने चोरी से, चोरी मतलब 40, तो 640 किलोमीटर की दूरी है। ट्रिक कौन सी है, हड़प्पा मोहन ने चोरी से, ठीक है। तो आराम से हमें याद रहेगा 640 किलोमीटर की दूरी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। अगली बात करते हैं, हड़प्पा के टीले की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। अब देखो हड़पने की बात हो रही है, इसकी ट्रिक मैंने कैसे बनाई है, हड़पना। अब कोई हड़पेगा तो बंदा हाथ जोड़ के कहेगा कि भैया दया कर दो, है ना, दया कर दो, मेरी जमीन को मत हड़पो। तो दया से क्या बन जाएगा, दयाराम साहनी। क्या बन जाएगा, दयाराम साहनी। तो बात करते हैं हड़प्पा की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने की है। अब कब की है ये बताना है। अब कोई हड़प लेगा कोई इंसान, ठीक है, तो क्या करोगे आप, उसकी सूरत देखोगे ना, देखोगे भाई, सूरत ही देखोगे, मार नहीं रहे हो तो, ठीक है। तो सूरत देखोगे मतलब छवि देखना उसकी। जब कोई हड़प रहा है आपकी जमीन तो उसकी क्या देखोगे, उसकी आप सूरत देखोगे भी, है ना। तो 26 आराम से आपको याद रहेगा कि हड़प्पा टीले की खोज किसने की थी, हड़पना दया करना दयाराम साहनी ने। कब की थी, तो छवि देखेंगे उसकी हम खड़े होकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1826। ट्रिकें हैं, ठीक है, दिल पर नहीं लेना है। अगले बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। मोहनजोदड़ो, अब मैंने इसकी ट्रिक कैसे बनाई है
कि जो धड़ो मतलब कोई दो धड़े हैं, एक इधर धड़ा है एक इधर धड़ा है, मान लेते हैं ये अपना भारत है, ठीक है, और ये अपना कौन, ये मतलब पाकिस्तान है, ठीक है, ये भारत है पाकिस्तान है। कह रहे हैं जो धड़ो मोहन जो धड़ो, अब जो धड़ो है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर झंडे लगे होंगे, भाई भारत के और पाकिस्तान के झंडे लगे होंगे, है ना, झंडे लगे होंगे बिल्कुल। तो झंडों को हम क्या कहते हैं, बैनर भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रखाल दास बनर्जी ने। किसने, राखाल होगा, ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने। तो बैनर लगे हुए होते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, बैनर मतलब झंडे होते हैं, ठीक है, तो बनर्जी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो। जोधड़ो पे क्या लगे हैं भाई, बैनर लगे हैं। तो आराम से याद रहेगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रखाल दास बनर्जी ने। कब की थी ये बताना है। अब देखो, एक बंदा इधर खड़ा हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है, एक बंदा पाकिस्तान में खड़ा है और एक बंदा भारत में खड़ा है, एक बंदा पाकिस्तान में खड़ा है, ठीक है। अब ये कह रहा है जो धड़ो मतलब एक जे धड़ा पर खड़ा हुआ है, एक जे धड़ा पर खड़ा हुआ है। अब वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाय बाय करना है, क्योंकि भारत से भी इधर नहीं जा सकते और पाकिस्तान से इधर नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहीं पर बंदा वो क्या कर रहा है, बाय बाय कर रहा है। एक बंदा इधर से खड़ा होकर बाय कर रहा है, एक बंदा इधर से खड़ा होकर बाय बाय कर रहा है। तो दोनों बाय बाय कर रहे हैं। इसका मतलब जो धड़े पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, और बाय बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1922 में, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिकें हमारी हैं जो कि आपको लॉन्ग समय गई याद रहेंगी, ठीक है। तो दोनों धड़ों पे क्या कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। इसका मतलब 1922 में इसकी खोज की थी। और क्या लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, तो बनर्जी ने, है ना, तो रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो दोनों आपको याद हो जाएंगे। अब अगले बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कब अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट हुई थी। तो पूर्ण विकसित कब हुई थी ये बताना है। कहते हैं ना पूर्ण विकसित हो गया, कौन हो गया भाई, कोई ना कोई बच्चा ही होगा, उसका ही दिमाग तो पूर्ण विकसित होगा। तो बच्चा मतलब 25, तो 25 बात करते हैं 2500 ईसा पूर्व में क्या हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो हुई थी पूर्ण विकसित हो गई थी, मतलब इसका पूरे प्रकार से पता चल गया था। अगले बात करते हैं, वैदिक सभ्यता में कितने जनों के नाम प्राय मिलते हैं। जो वैदिक सभ्यता है उनमें जनों की बात कर रहा है। अब देखो बात करते हैं जने। अब देखो कहते हैं ना कि अपने पाए जना लो, है ना, पहले अपने पाए जना लो, उसके बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, जना लो, है ना, बात एक ही होता है। तो पैरों को पे मतलब पैरों मतलब 5 हो गया, ठीक है, पैरों माने 5, और जन है ना, अपने पैरों को जमा लो, जना लो जमा लो, वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वैदिक सभ्यता में कितने जनों के नाम प्राय देखने को मिलेंगे, तो 5 जनों के आपको नाम देखने को मिलते हैं। अगले बात करते हैं, वैदिक संहिता में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है। जो वैदिक संहिता है उसमें कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है ये बताना है। अब देखो कोई नदी बह रही है ना, कोई नदी बह रही है तो क्या करती है, वो काटती हुई जाती है ना, मिट्टी को, जहां जिस ओर पानी बह जाता है वो कटता हुआ जाता है। तो कटते मतलब 31, है ना, कत्ते कट जाना, कत्ते कट जाना, तो वहां से ट्रिक बन जाएगी। तो वैदिक संहिता में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो आप कहोगे कत्ते, है ना, नदी काट देती है कत्ते, तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी कि 31, ठीक है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज का अत्यंत उपयोगी पशु था। तो आर्य समाज की बात कर रहा है, आर्य समाज का उपयोगी जो पशु था वो कौन था ये बताना है। अब देखो यहां पर कह रहा है आय। आप जानते हो आय किसे कहते हैं, कि आपकी आय कितनी है ना, आपकी आय कितनी है। तो एक बार बताओ, ऊंट से कभी आय आएगी, नहीं आएगी, गाय से आएगी, इससे भी नहीं आएगी, बकरी से आएगी, नहीं आएगी, घोड़े से व्यापार कर सकते हैं, है ना, इससे हमारी क्या हो जाएगी, आय ज्यादा आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा। तो इस प्रकार से ट्रिक बन जाएगी हमारी कि निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज का अत्यंत उपयोगी पशु था। तो आय आय हम किससे कमाते हैं भाई, घोड़े से कमाते हैं, है ना, घोड़े की जो गाड़ी होती है उससे कमाते हैं। तो उस प्रकार से हमारी ट्रिक बन जाएगी कि आय कहां से कमाते हैं, घोड़े से। तो आर्य समाज में पशु कौन था, तो बात करते हैं घोड़ा था अत्यंत उपयोगी, ठीक है। अगले बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। जो उत्तर वैदिक काल था सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, तो आपको कोई यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ये सभी। तो ये तो सिंपल ही है, ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये सारे के सारे वेद हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगले बात करते हैं, वैदिक उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है। सॉरी, दैवीय उत्पत्ति है, मैं वैदिक कर रहा हूं, ठीक है। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम किस मिलता है। अब देखो कहते हैं ना दैवीय मतलब देवता, ठीक है, दैवीय मतलब क्या हो गया, देवता। कहते हैं ना कि देवता जो है पृथ्वी पर उतर आए हैं, कहते हैं ना कि देवता पृथ्वी पर उतर आए हैं, ऐतर आए हैं, उतर आए हैं। तो ऐतर आए हैं, उतर आए हैं, ठीक है, कहना देवता पृथ्वी पर उतर आए हैं। तो उतर आए को हम ऐतर आए भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो ऐत्रेय ब्राह्मण यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऐत्र इतर कौन आए हैं, देवता उधर आए हैं। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ देखने को मिलेगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली ट्रिक है, याद रहेगा। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में समुद्र का प्रकार है। सॉरी, क्या पढ़ रहा हूं मैं भी। तो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रकार क्या है, ठीक है, सॉरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ये सभी हो जाएंगे, निष्क और सतमान और तुम्हारा ये कृषण, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपकी मुद्राएं हो जाएंगी वैदिक काल की, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। सिंपली है तो लगा ही सकते हो, ठीक है, ये सभी दे रखा है। तो ज्यादातर ये सभी सही होते हैं, मगर फिर भी हमें क्या है, ध्यान रखना होता है, ठीक है। कोई एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का अधिक शक्तिशाली राज्य था। तो सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, ये बताना है आपको यहां पर। अब देखो छठी है ना, ऐसे आप लग रहा है किसी को छांटने की बात हो रहा है ना, पेड़ छांटते हैं ना, छांटते हैं, बिल्कुल छांटते हैं। तो जब पेड़ छटता है तो कोई टहना जब गिरेगा तो कैसे गिरेगा, आपको गद्द से गिरेगा। तो गद्द से गिरेगा मगध, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी में कौन था, मगध। छांटेंगे तो क्या करेगा, गद्द से गिरेगा। तो ट्रिक है हमारी। तो 6ठी शताब्दी में भारत का अधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था, मगध था, ठीक है। अगले बात करते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। अब कहते हैं ना गद्द से, मैंने ट्रिक बनाया हूं गद्द से, ठीक है। तो गद्द से क्या गिरेगा भाई, ब्रिज गिरेगा, है ना, ब्रिज, ब्रिज गिरेगा, या फिर ग्रह गिरेगा, ग्रह मतलब घर होता है, घर गिरेगा या फिर ब्रिज गिरेगा। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, राजगृह या फिर गृहबृहस्पति थी, ठीक है। तो सिंपली ट्रिक है, याद रहेगी। अगली बात करते हैं, 1 मिनट। यहां देखा तुम्हारा, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा था, तो आपको पता है, चा से चंद्रगुप्त और चा से चाणक्य, ठीक है। चाणक्य की नीति थी, ठीक है। इसके तहत क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य कहां बैठा था, गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। अब यहां पर ट्रिक मैंने छोटी सी बनाई है, यहां पर मौर्य मतलब मारने की बात हो रही है, ऐसा लगा किसी को मारने की बात हो रही है। और मारते कौन है भाई, जो क्षत्रिय होता है वही तो मारेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अब कोई मारेगा कौन, क्षत्रिय। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, क्षत्रिय था। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्षत्रिय। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। तो अमित्र घात के नाम से किसे जानते हैं। अब जो कहते हैं घात पहुंचाना, मतलब घात, है ना, मित्र ने घात पहुंचाया, ऐसा लग रहा है कि आमित्र घात पहुंचा, तो अमित्र घात, है ना, आमित्र घात पहुंचा। अब घात किसे पहुंचाएगा भैया, तो तीर मारेगा, बाण मारेगा, कुछ ना कुछ मारेगा, भाला मारेगा। तो क्या करेगा भाई, जहां मारेगा वहां पर छेद ही तो बनेगा, बंदूक मारेगा तभी छेद बनेगा। अब छेद बनेगा मतलब बिंदु बनेगा, है ना, बिंदु बनेगा। तो घात कैसे पहुंचाएगा, बिंदु से। तो अमित्र घात किसको कहते हैं, बिंदुसार को कहते हैं। सिंपली हमें याद रहेगा, ठीक है। अगले बात करते हैं, डायमैक्स नामक राजदूत किसके दरबार में आया था। तो डायमैक्स जो था वो किसके दरबार में आया था। अब यहां पर ट्रिक बनाएंगे, डायमैक्स, ऐसा लगा कि डायमंड, है ना, हम इसको डायमैक्स को डायमंड पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं ना। तो डायमैक्स डायमंड, और डायमंड कैसा होता है, भी गोल होता है, हमें देखे होंगे डायमंड गोल गोल होते हैं ना। और गोल कैसे होते हैं, बिंदु के आकार के होते हैं। तो बिंदुसार यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डायमैक्स नामक राजदूत किसके दरबार में आया था, तो बात करते हैं बिंदुसार के दरबार में आया था। अगले बात करते हैं, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक किस अवधि में हुआ था। जो अशोक था उसका राज्याभिषेक की बात कर रहा है, तिलक कब लगा था, ठीक है। अब देखो कहते हैं ना, भगवान शिव जो थे, भगवान शिव जो थे उनका भी राज्याभिषेक होता है ना, होता है, तो बिल्कुल होता है। और भी शोक से अभिषेक हो रहा है, शोक मतलब आंसुओं से अभिषेक हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो आंसू क्या करेंगे, बहेंगे, बहेंगे बिल्कुल। तो बहेंगे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल तर हो जाएंगी आंखें, फिर क्या हो जाएंगी, बिल्कुल तर हो जाएंगी ना, हो जाएंगी बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं कि अभिषेक करते हैं तो बिल्कुल नहलवा देते हैं ना। तो वहां से दूध से नहलवाना, अभिषेक करना, तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी कि शोक से मतलब आंखों के आंसुओं से बिल्कुल 69 हो गई, है ना, 69, 269, 69 हो गई, क्या होगी, आंखें तर हो गई, किससे, शोक से, है ना। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी कि 269 ईसा पूर्व में क्या होता, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। सिंपली हमारी ट्रिक है, याद रहेगी। अगली बात करते हैं, अशोक के नाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। तो अशोक का जो अभिलेख है वो आपको 3 में देखने को मिलेगा, एक मास्की में, गुर्जरा में, और बात करते हैं नेटटूर में। इन तीनों की तीनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सभी में अशोक का उल्लेख देखने को मिलता है। तो याद कैसे करेंगे,
देखो यहाँ लग रहा है कि शोक है ना, शोक में डूब जाना, बिल्कुल। अब देखो यहाँ कह रहा है मांस की, मतलब मांस की बात कर रहा है ना। अब किसी बात करते हैं, किसी को मारोगे है ना, कोई मर जाएगा तो शोक में डूबोगे, और मांस कहाँ से प्राप्त होता है, जो कि मारते हैं तभी तो मांस प्राप्त होता है, तो बिल्कुल। तो वहां से में याद हो जाएगा कि शोक में डूब जाएगा बंदा। और गुर्जरा मतलब कोई गुजर जाएगा तो भी शोक में डूबेंगे, बिल्कुल, तो गुर्जरा भी हो जाएगा। नेट टूर, किसी को टेर रहे हैं, भगवान के यहाँ से टेरेंगे है ना, कहीं से टेर लो तो भाई शोक में तो टेरेंगे उसके लिए, बिल्कुल। तो नेट टूर, तो यहाँ पर ट्रिक बन जाएगी हमारी, शोक में मांस, गुर्जरा और नेट टूर, तो यहाँ पर ये सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगले बात करते हैं, प्रारंभ में अशोक किस धर्म का अनुयायी था। जो प्रारंभ की बात कर रहा है, प्रारंभ में अशोक किस धर्म का अनुयायी था, ये बताना है। 1 मिनट। जो प्रारंभ में अशोक था वो किस धर्म का अनुयायी था, तो बात करते हैं ये ब्राह्मण था। कौन था, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण था। बाद में क्या हो गया था, बाद में बौद्ध धर्म इसने अपना लिया था। पहले ब्राह्मण था, उसके बाद में जब अशोक बात करते हैं, कलिंग का जो 261 वाला आक्रमण होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो इसका क्या होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करता है, ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। पहले कौन था, पहले ये ब्राह्मण होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म से संबंधित था अशोक, ठीक है। इसकी ट्रिक आप खुद बना लो, ठीक है, और इसको याद करो। अगली बात करते हैं, ऐसे भी याद कर लो कि शोक में कोई डूब जाएगा तो क्या करेगा, वो बंदा पृथ्वी को छोड़ने की एक प्रकार से करेगा कि यार मैं क्या कर लूं, बात करता हूँ एक प्रकार से ब्राह्मण बन जाऊं, है ना। तो ऋषि मुनि बन जाते हैं, शोक में डूब जाता है व्यक्ति, तो क्या करता है, अरे दुनिया को छोड़ दूं, या तो मैं भाई कोई ना कोई बाबा वगैरह बन जाऊं, ठीक है। तो वैसे भी याद हो जाएगा, शोक में डूबने से क्या बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, और ब्राह्मण के बाद क्या बनेगा, बौद्ध धर्म अपना लेगा, ठीक है। अगले बात करते हैं, धर्म प्रचार हेतु अशोक ने निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की। तो धम्म में जब धम्म का प्रचार करना है, बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, तो यहाँ पर रज्जुक और प्रादेशिक और युक्त, ये तीनों की तीनों कौन थे, इनकी बात करते हैं नियुक्ति की थी, और भेजा था इधर उधर के लिए, ठीक है, इनके लिए। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये अपनी यूनिट 4 स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई। तो गुप्त वंश यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। बात करते हैं, ये की थी गुप्त ने ही की थी, ठीक है। गुप्त, बात करते हैं महाराजा गुप्त थे, गुप्त ने की थी गुप्त वंश की स्थापना, ठीक है। फिर गुप्त का बेटा कौन था, घटोत्कच था। कौन था, घटोत्कच, घटोत्कच था। घटोत्कच के बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त आता है, सिर्फ चंद्रगुप्त होगा, ठीक है, सिर्फ चंद्रगुप्त आता है। चंद्रगुप्त का बेटा कौन था, समुद्रगुप्त था। कौन था, समुद्रगुप्त था, ठीक है। चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का बेटा कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड था। चंद्रगुप्त सेकंड, इसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा, एक सीक्वेंस है, इसको याद करना, ठीक है, कि गुप्त, गुप्त का बेटा घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का बेटा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से लाइन है, ठीक है, और ये पूछी आती है बहुत बार। तो बात करते हैं गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी। एक बात बताओ, गुप्त हो जाना, कोई चीज गुप्त हो जाना, अब गुप्त हो जाओगे, कोई चीज बंदा गुप्त हो गई कोई चीज, तो क्या करोगे, आप पछताओगे ना, पछताओगे कि यार अगर मैं इसको अपने पास संभाल के रखता, है ना, तो मुझे पछताना नहीं पड़ता। तो बात करते हैं 75 पछताना, 75 पछताना, और गुप्त चीज हो जाएगी तभी तो इंसान पछताएगा। तो गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी, तो बात करते हैं 275 में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। सिंपली ट्रिक है, याद रहेगी। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, अभी मैंने कहा था गुप्त के लिए, तो महाराजा गुप्त के लिए क्या कहते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है महाराजा गुप्त, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन गुप्त वंश का दूसरा शासक था। तो अभी मैंने आपसे कहा था गुप्त वंश का दूसरा शासक कौन होगा, गुप्त का बेटा कौन था, घटोत्कच था। तो यहां पर घटोत्कच क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीगुप्त, जिसे हम श्रीगुप्त भी कह सकते हैं, महाराजा गुप्त भी कह सकते हैं, ठीक है। गुप्त का बेटा कौन था, घटोत्कच, घटोत्कच के बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा कौन था, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का बेटा कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं। अगले बात करते हैं, कौन प्रारंभिक गुप्त शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली था।
प्रारंभ की बात कर रहा है। प्रारंभ में कौन था? चंद्रगुप्त होगा, ठीक है, क्योंकि हम चंद्रगुप्त पढ़ रहे हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड तो बाद में आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? चंद्रगुप्त होगा, सबसे शक्तिशाली राजा था। प्रारंभ की बात करेंगे। और सबसे शक्तिशाली की बात करें तो विक्रमादित्य ही था, क्योंकि इसके ही दरबार में कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे। जिस प्रकार से अकबर में रहते थे, उसी प्रकार से चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है? तो किससे गुप्त वंश का गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है, ये बताना है। कभी कभी आपको 320 देखने को मिलेगा और कभी कभी आपको 319 देखने को मिलेगा। सही 319 ही है, ठीक है। 320 कहीं कहीं किताब में आपको देखने को मिलेगा, मगर 319 ही ठीक होगा इसमें, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? वो कह रहा है गुप्त, गुप्त हो जाना। भाई एक मान लेते हैं, एक व्यक्ति था यहां पर, ठीक है, एक व्यक्ति यहीं पर था और एक व्यक्ति यहां पर था, ठीक है। इस व्यक्ति ने कोई चीज यहां पर रखी, इस व्यक्ति ने कोई चीज यहां पर रखी और इस व्यक्ति ने क्या कर लिया? इसको गुप्त कर लिया, है ना। गुप्त कर लिया मतलब उसको छुपा लिया, है ना, चोरी कर लिया, एक प्रकार से कह सकते हैं, छुपा लिया। तो ये व्यक्ति इससे क्या कहेगा? भाई किसने चुराई? तो उनने चुराई, है ना। गुप्त किसने की? उनने की। किसने की? इसने की, है ना। इसको क्या कहेंगे? उनने की, भाई गिफ्ट गुप्त, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? गुप्त संवत किसने? उनने। तो यहां पर 19 आराम से ट्रिक बन गई, याद रहेगा। अगली बात करते हैं, समुद्रगुप्त सिंहासन पर कब बैठा था? जो समुद्रगुप्त था, समुद्र मतलब क्या होता है? पानी होता है समुद्र में, तो पानी 50, तो आराम से याद रहेगा 350। तो समुद्रगुप्त सिंहासन पर कब बैठा था? 350 ईस्वी में बैठा था। अगली बात करते हैं, किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, यह बताना है। अब ये कहते हैं चांद जो है, चांद जो है ना, चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, है ना, ये बताना है आपके लिए। तो ऐसे याद करो, देखो चांद जो होता है, चांद को नेपोलियन, ऐसा लग रहा है कि चांद को नापने की बात हो रही है ना, चांद को नापना। देखो ट्रिक बना रहे हैं छोटी सी। तो चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, तो चांद को नापने की बात हो रही है। क्या चांद को आप नाप सकते हो? तो आप कहोगे कैसे नाप सकते हैं? चांद तो सेट ही नहीं होगा, है ना, चांद तो सेट ही नहीं होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कभी चांद छोटा होगा, कभी और बड़ा होगा, कभी अमावस्या, कभी अमावस्या, कभी कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो तो सेट ही नहीं होता है भाई, उसे नाप कैसे सकते हैं? तो बात करते हैं चांद को नाप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सेट ही नहीं होगा। तो बात करते हैं बिन सेट स्मिथ, है ना, बिन सेट होगा यहाँ पर। बिसेट भी कह सकते हैं, बिन सेट भी कभी आपको देखने को मिलेगा। तो चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बिन सेट स्मिथ ने। तो चांद को नाप नहीं सकते क्योंकि वो सेट ही नहीं होगा एक जगह पर, है ना। तो आराम से हमारी ट्रिक बन जाएगी ये। अगली बात करते हैं, विदेशियों को पराजित करके उसने उसके साथ वैवाहिक संबंध की जो नीति अपनाई थी, वो किसने अपना, कौन सी नीति थी, ये पूछ रखा है सिंपली, ठीक है। वैवाहिक संबंधों की नीति थी, कौन सी नीति थी? तो वैवाहिक की बात कर रहा है, मतलब विदेशियों से विवाह करने की बात कर रहा है। तो कौन सी थी? वो थी कन्योपायन। कौन सी थी? कन्योपायन। कन्या मतलब कन्या को लेना, ठीक है। तो कन्योपायन यहां पर क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ, नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह किया? किसने किया था? तो किसने किया था भाई? वो किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। कैसे याद करेंगे? देखो यहां पर लग रहा है कुबेर, कुबेर का खजाना कहते हैं ना, कहते हैं। तो कुबेर मतलब कुबेर के पास क्या होगा? सोना चांदी होगा भाई, है ना। सोना होगा या तो चांदी होगा भाई, दो चीज होंगी। तो सोना चांदी क्या होता है भाई? बिकता है ना, बिकता है, बिल्कुल बिकता है। तो बिकता विक्रमादित्य, बिकता विक्रमादित्य। तो कुबेर नाग के साथ विवाह किसने किया था? तो बात करते हैं विक्रमादित्य ने शादी की थी कुबेर नाग से, ठीक है। तो आराम से याद रहेगा कि कुबेर माने सोना, सोना बिकता है, तो विक्रमादित्य, ठीक है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी, ये बताना है। अब वो कह रहा है भागना, है ना। देखो यहां लग रहा है परम भागवत कि बहुत तेजी से भाग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि परम भागना, परम भागवत, वो बहुत तेजी से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है भाई? बेचकर भाग रहा है। कहता ना कि बेच के फटाफट भाग जाऊंगा यहां से मैं। कोई सामान लेके आते हैं बाजार में तो क्या कहते हैं कि बेच के भाग जाऊंगा मैं। तो परम भागवत, है ना, परम भाग, बहुत तेजी से भागूंगा। कब? जब मेरा सामान बिक जाएगा। तो बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आराम से याद रहेगा कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। अगले बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट यूनिट हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है।
ये आपकी 5वीं यूनिट है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, हर्षवर्धन का जन्म वर्ष क्या है। जो हर्षवर्धन है उनका जन्म कब हुआ था ये बताना है। तो देखो वो कह रहा है हंसने की बात, तो ऐसा लग रहा है कि हंसने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा लग रहा है। वर्धन वंश यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है अपना। तो बात करते हैं यहाँ पर हंसने की बात हो रही है। कब हंसोगे, कहते हैं ना कोई चीज आ रहा है, मान लेते हैं ये कह रहा है ये क्या अनव है भाई, 91, ये क्या अनव है। मान लेते हैं कोई बंदा है, ठीक है, कोई बंदा है और उसने समझ लेते हैं कि एक प्रकार से कपड़े नहीं पहने, बिल्कुल नंगा आ रहा है, तो क्या कहोगे, हंस के कहोगे ये क्या अनव है ना। तो बात करते हैं 591, ये क्या अनव है, 591। तो नंगा कब आएगा, जब जन्म होगा तभी तो नंगा आएगा व्यक्ति। तो बिल्कुल वहां से ट्रिक बन जाएगी हमारी कि ये क्या अनव है, व्यक्ति हंसेंगे क्यों, क्योंकि वह नंगा आ रहा है और नंगा आएगा तभी तो जन्म होगा इसका। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी कि जन्म भी याद हो गया कि हाँ नंगा व्यक्ति आ रहा है। तो हर्षवर्धन का जन्म कब होता है, 591, ये क्या अनव है, तो हंसेंगे लोग, तो आराम से हमारी ट्रिक बन जाएगी। अगले बात करते हैं, सिंहासन पर बैठते समय हर्षवर्धन की आयु क्या थी। अब देखो हंसेंगे क्यों, क्योंकि वो सिंहासन पर बैठ रहा है, और क्यों, क्योंकि उसको कह रहे हैं अरे साला सिंहासन पर बैठ रहा है ना, तो साला कह के कह रहे हैं, 16 साला, 16 साला। अब साला कह के कहेंगे तो भी हर कोई हंसेगा, है ना, वो सिंहासन पे राजा बैठ रहा है, तो गाली दोगे उसको, साला कहोगे तो हर कोई हंसेगा ना हंसेगा। तो वहां से ट्रिक बन जाएगी। सिंहासन पर बैठते समय हर्षवर्धन की आयु कितनी थी, 16 वर्ष थी। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन कादंबरी का लेखक है। का दम, इसमें क्या दम है, जो कि वो भट्ट से बोल गई, है ना। मान लेते हैं कोई चीज टूट जाती तो कहते हैं ना ये भट्ट से बोल गई, इसमें क्या दम था। तो यहाँ पे याद हो जाएगा कादंबरी, का दम है इसमें जो भट्ट से बोल गई, तो बाण भट्ट। तो कादंबरी का लेखक कौन हो जाएगा, बाण भट्ट हो जाएगा। अगले बात करते हैं, हर्षवर्धन ने संभवतः कब तक शासन किया। जो हर्षवर्धन था उसने कब तक शासन किया था ये बताना है। अब देखो हर्षवर्धन कह रहे हैं, हर्षवर्धन, अब हर्षवर्धन कब तक शासन करेगा। देखो बहुत हंसने की बात है, इसके ऊपर बहुत लोग हंस रहे हैं, है ना, बहुत लोग हंस रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसका शासन गया चला। अब शासन चला गया, कब चला जाएगा शासन, तभी हंसेंगे। तो भाई उसने बहुत सताया होगा लोगों के लिए, है ना, सताले सताले सैताले सताले, तो बहुत सताया होगा तभी तो उसका शासन गया होगा। कहते हैं ना, कहते हैं कोई सरकार बहुत ज्यादा सताती है तो जो बात करते हैं जनता होती है उसको नकार देती है ना। तो सताले सैतालीस, तो 647 में क्या हुआ था, हर्षवर्धन का जो शासन था वो समाप्त हो गया था। तो आराम से में याद रहेगा। अगले बात करते हैं, राजतरंगिणी की रचना किसने की। तो यहाँ पर राजतरंगिणी, तरंग की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि तरंगे हिल रही हैं, है ना, तरंगे हिलना। और देखो कलहड़, है ना, लहर लहड़, यहाँ देखो लहर लहर कहते हैं ना, कहते हैं लहर, तो लहड़ लहर, तो वहां से याद हो जाएगा तो कलहड़। तो राजतरंगिणी की रचना किसने की थी, कलहड़ ने की थी। अगले बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो सिंपली याद है ये तो, है चंद्रबरदाई की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रबरदाई। पृथ्वी चांद, है ना, यहाँ पृथ्वी है तो यहाँ पर आप चांद देख लो। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने है, चंद्रबरदाई ने की है। अगले बात करते हैं, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। जो प्रतिहार साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक कौन था ये बताना है। अब देखो प्रतिहार, यहाँ हारने की बात हो रही है। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या भगवान की बहुत ज्यादा तपस्या करते थे, जो कि मैं ना हारूं, है ना। तो भगवान क्या कहते थे, वत्स मैं तुझे एक प्रकार से आशीर्वाद दे रहा हूं, है तो नहीं हारेगा तो जीतेगा। तो वहां से क्या हो जाएगा, वत्स कहते थे। तो वहां पर क्या याद हो जाएगा कि प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बात करते हैं वत्सराज था। तो आराम से ट्रिक बन गई हमारी और हमें लॉन्ग समय तक याद रहेगा। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का विरोधी है। तो कौन है, किसने विरोध किया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गौरी शंकर भी हो जाएंगे, हरिचंद्र ओझा भी हो जाएंगे, और बात करते हैं सीबी वैद, यहां पर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंपली याद रखना ये सभी। अगले बात करते हैं, मूल राज प्रथम का शासनकाल है। जो मूल राज प्रथम है उनका शासनकाल क्या था ये बताना है। देखो याद कैसे करेंगे, मूल कहते हैं ना, ये कंदमूल है, आपने सुना होगा कंदमूल, है ना। तो कंदमूल क्या है, बहुत बड़ा होता है कंदमूल, आपने देखा होगा ना, होगा बिल्कुल। तो यहां पर हम याद कैसे करेंगे, तो ताली आपने देखोगी, ताली कहते हैं ना, अपनी ताली जो होती है इस प्रकार से पंजे होता है, पंजे को ताली समझ लो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम नापते हैं 4 उंगली, समझ लो 2 उंगली 3 उंगली, ठीक है, तो ये नापते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक ताली से नापना है, 9 5 नापना,
एकताली इकताली, नापना 9-5, इकताली से नापेंगे किसको, तो बात कहते हैं मूल को, कंद मूल को। तो हमारी ट्रिक बन जाएगी कि मूल राज प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था, तो 941 से लेकर 995 तक। ठीक है, तो आराम से हमारी ट्रिक बन जाएगी। अभी अगले बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं चामुंड राज कब शासन बना। जो चामुंड राज कब शासक बना था ये बताना है आपके लिए। चामुंड राज, ऐसा लग रहा है कि चामुंडी है ना, चामुंडी कहते हैं, चामुंडी मैया कहते हैं हम लोग, है ना, काली मैया के लिए चामुंडी मैया कहते हैं। तो वो बहुत ऊंचे पे रहती है ना, तो कहते हैं भाई बहुत ऊंचे पे रहती है। कितना ऊंचे पे रहती है नाप के बताओ। तो चामुंड राज कब शासन बना था, तो बात करते हैं 995 में। हर छोटी सी हिंट है, आपको याद रहेगा अभी ये। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे तुम्हारा अपराजित प्रच्छा, अपराजित प्रच्छा से अपराजित प्रच्छा में ग्रामाधिकार के आधार पर सामंतों की कितनी श्रेणियां बनाई गई थी ये बताना है आपके लिए। अपराजित प्रच्छा, अपराजित मतलब पराजित ना होना। ठीक है, ये यूनिट अपनी 6 से स्टार्ट हो रही है। अब देखो याद कैसे करेंगे, अपराजित, यहां पर लग रहा है अपराजित प्रच्छा, मतलब एक तो हो गया पराजित माने हार जाना, एक हो गया अपराजित जो हारे ना कभी, है ना। अब जो कभी नहीं हारेगा वो कौन होगा, आप कहोगे भी क्षत्रिय होगा, फिर तो वो, है ना, फिर तो वो क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय माने 6। तो इस प्रकार से अपराजित प्रच्छा में ग्रामाधिकार के आधार पर सामंतों की कितनी श्रेणियां बनाई गई थी, तो बात करते हैं 6। अपराजित जो पराजित ना हो, मतलब क्षत्रिय हो तो 6, आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं सामंत शब्द का प्रयोग किसने जागीरदार के लिए किया था। जो सामंत शब्द है उसका जागीरदार के लिए किसने प्रयोग किया था ये बताना है। कैसे याद करेंगे, तो यहां को सामंत को कर लो साम, है ना, सामंत को साम, पहले 2 वर्ड पढ़ेंगे हम, साम, साम को जागीरदार को याद कर लो जागा, शाम को जागा, कौन जागा भाई, शाम को कौन जागेगा, कौटिल्य, देवाव्यास, मनु या फिर अश्व घोष। तो यहां पर अश्व माने होता है घोड़ा, जानते हो। तो शाम को कौन जागा, भाई घोड़ा जागा, तो यहां पर आराम से याद हो जाएगा अश्व घोष। तो सामंत शब्द का प्रयोग किसने जागीरदार के रूप में किया था, तो अश्व घोष ने किया था। छोटी सी हिंट है जो हमें याद रहेगी, है ना। अगली बात करते हैं, शक सम्राट कहे जाते थे, शक सम्राट जो थे वो किसको कहा जाता था, शक सम्राट। तो कहते हैं कि शक जो है आपका, शक सही गया, है ना, कहते हैं कि आपका जो शक था बिल्कुल सही गया भाई। तो सही शाही, तो यहां पर क्या हो जाएगा सहानुशाही। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शक सम्राट किसे कहते हैं, सहानुशाही को। तो आपका शक जो था वो सही गया, तो सहानुशाही शक, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यह देखा है भूमिदान संबंधी सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से कहां मिलता है। जो भूमिदान संबंधी उल्लेख है वो कहां आपको देखने को मिलेगा, भूमि को दान करने की बात कर रहा है वो। देखो भूमि और यहां पर 7 बाहन, एक बात बताओ, जो भूमि होती है कहते हैं 7 बाहें लगा दो, 7 बाहें मतलब 7 बार जोत दो, है ना, कहते हैं। तो वहां से भूमि दान, क्यों 7 बाहें लगानी पड़ती थी उसमें, इसलिए हमने दान कर दी भूमि। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शक 7 बाहन लेखों में। ठीक है, तो भूमिदान संबंधी सर्वप्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है, तो बात करते हैं शक 7 बाहन में आपको देखने को मिलेगा। अगले बात करते हैं, हर्ष ने उड़ीसा में जैसे नामक बुद्ध भिक्षु को दान में दिया, कितना दिया था, क्या बात करते हैं कितने गांव दिए थे ये बताना है। कौन था, जैसे नामक बौद्ध भिक्षु था। अब एक बात बताओ, जय 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 किसी की आप कहोगे, है ना, कोई व्यक्ति है उसकी जय जयकार कर रहे हो, तो इसका मतलब वो कैसा व्यक्ति होगा, तो आप कहोगे भाई वो व्यक्ति होगा अच्छा। कैसा व्यक्ति होगा, अच्छा। और अच्छे को हम क्या करेंगे, अच्छी 80, है ना, अच्छी 80। तो जयसेन नामक बौद्ध भिक्षु को कितने दान दिए थे, तो बात करते हैं 80 गांव दान दिए थे। तो जय जय करेंगे, जो अच्छा व्यक्ति होगा अच्छे से 80 बन जाएगा, आराम से हिंट रहेगी याद। अगले बात करते हैं, भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। देखो राजकीय की बात कर रहा है, राजकीय स्वामित्व की, भाई ये भूमि जो है इस पे मेरा राज्य है। ठीक है, ये कौन करेगा ये बताना है, कौन करेगा। कहते हैं कि भाई ये भूमि मेरी है, अगर कोई छीनेगा तो क्या करूंगा, उसको मैं काट डालूंगा कात्यायन। आराम से याद रहेगा कि राज की स्वामित्व, क्योंकि ये जो राज्य है मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसके लिए मर भी जाऊंगा और मार भी दूंगा। तो इस प्रकार से कात्यायन, काट डालूंगा, आराम से याद रहेगा।
क्योंकि भाई स्वामी है भूमि का, है ना। तो अगले बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी यूनिट स्टार्ट हो रही है ये 7वीं, ठीक है। तो यहां बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रथा, प्रथा जो होती है आप जानते ही हो, है ना, कि हमारी प्रथा क्या है, हिंदू लोग हैं तो वही गणेश गणेश जो विसर्जन होता है वो करते हैं, ये प्रथाएं होती हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है वो। तो पहला ऑप्शन है, प्रथा समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की एक विधि है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूरा समूह इसको स्वीकार करता है, सही बात है। तो प्रथाओं की उपयोगिता लंबे समय से प्रमाणित हो चुकी होती है। बिल्कुल, लंबे समय से बुजुर्ग लोग करते हैं तो उसके बाद में हम भी अपनाते हैं उसके लिए। तो अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, सभी प्रथाएं व्यक्तियों को सामाजिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान कराती हैं। बिल्कुल, सामाजिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान कराती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले बात करते हैं, धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहले दे रखा है, धर्म का उपयोग नैतिक कर्तव्यों के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेता इसके लिए बात करते हैं, धर्म जो होता है डिपेंड कोई ना कोई नेता ही होता है ना, जैसे हमारे गुरु हैं वो भी एक नेता ही हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं, धर्म निष्काम भक्ति के रूप में भी प्रयुक्त होता है। बिल्कुल, क्योंकि धर्म जो होता है उसके लिए हम पैसा थोड़ी लेते हैं, है ना। अगले बात करते हैं, धर्म का जो काम करते हैं, धर्म व्यक्तित्व के बाद सामाजिक जीवन का आधार होता है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले बात करते हैं, धर्म के कितने रूप माने गए हैं। जो धर्म है उसके कितने रूप हैं ये बताना है। अब कहते हैं ना, मेरा मेरा क्या, मेरा हिंदू धर्म है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पैर छूता हूँ भगवान के, है ना। तो पाए छूना एक हिंदू धर्म ही है। ऐसे याद कर लो, धर्म के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। वैसे हमारी ट्रिक बन जाएगी, ये छोटी ट्रिक है याद करने के लिए। अगली बात करते हैं, पुरुषार्थ के कितने प्रकार हैं। जो पुरुषार्थ है उसके कितने प्रकार हैं। तो कहना पुरुषार्थ, ऐसा लग रहा है पुरुष का अर्थ, पुरुष का अर्थ क्या है कि जीवन में चलता रहना, है ना। चलते रहना मतलब 4, ऐसे याद कर लो कि पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ क्या है, जीवन में चलते रहना, अपने काम को करते रहना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीवन का चलना ही एक प्रकार से पुरुष का अर्थ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। अगले बात करते हैं, कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। जो कर्म का सिद्धांत है वो कब आया था। कहते हैं ना, जिंदगी में मैंने हजारों कर्म किए। कहते हैं ना, अगर आप सुना होगा कि जिंदगी में मैंने हजारों कर्म किए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, धर्म का रूप है। धर्म का रूप कैसा होता है, आपको पता है धर्म हमारा कैसा है। कहते हैं ना, मेरा एक विशिष्ट धर्म है, अच्छा धर्म है, ठीक है। तो विशिष्ट धर्म यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्म का रूप कैसा होता है, विशिष्ट होता है, अच्छा होता है, मतलब सबसे बेहतर, विशिष्ट। अगले बात करते हैं, डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। अब एक बताओ, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है कि मुझे निर्वाण प्राप्त हो जाना, मोक्ष प्राप्त हो जाना, जो कि मुझे जीवन में वापस ना आने पड़े। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त होना। तो डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, जो कि मुझे जीवन में दोबारा ना आना पड़े दुनिया में, ठीक है। जो कि जीवन एक क्या है, एक प्रकार से भुगतना है। तो इस प्रकार से मोक्ष प्राप्त होना मतलब भगवान के चरणों में पहुंच जाना। अगली बात करते हैं, प्रथा शब्द का प्रयोग व्यवहार के उन तरीकों के लिए किया जाता है जो परंपराओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और समूह में स्थायी रूप से ग्रहण कर लेते हैं। यह कथन किसका है। देखो, प्रथा शब्द की बात हो रही है, मैं याद कहां से करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने की बात करें तो प्रथा शब्द का प्रयोग व्यवहार के उन तरीकों में के लिए किया जाता है जो परंपराओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और समूह में स्थायी रूप से ग्रहण होते हैं, समूह में स्थायी रूप से ग्रहण होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, समूह में स्थायी रूप से कौन रहता है, और प्रथा की बात कर रहा, तो कौन रहता है, क्या ना, समूह में जो सांप वगैरह होते हैं क्या ना, इकट्ठे रहते हैं, तो ऐसे हमने सुना होगा। तो शपिया, शापिया यहाँ पर, सॉरी सापिर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कथन किसका है, सापिर का है। तो समूह में कौन रहते हैं, सांप रहते हैं, वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे निम्नलिखित में धर्म का लक्षण है। धर्म का लक्षण क्या है, धैर्य, क्षमा, अस्त्य, ये सभी। तो धर्म क्या करता है, धैर्य रखना सिखाता है, क्षमा करना और अस्त्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, मोक्ष कौन साहित्यिक में कहा गया है। जो मोक्ष प्राप्त करना, कहते हैं ना, तुमने मोक्ष प्राप्त कर लिया, कैवल्य प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो कभी नहीं आओगे कैवल्य, मोक्ष प्राप्त करना, कभी वापस नहीं आना, तो वहां से याद कर लेंगे, ठीक है। तो मोक्ष कैवल्य, निर्वाण मतलब आता है, निर्वाण मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ठीक है। कैवल्य सही होगा इसका। अगले बात करते हैं, ये हमारी यूनिट आ गई 8वीं यूनिट, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर, मोहम्मद गजनबी का शासनकाल था। मोहम्मद गजनबी, अब यहां से हमारा क्या हो रहा है, मिडिल हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो बात करते हैं, तुम्हारा मोहम्मद गजनबी का शासनकाल था, तो याद कैसे करेंगे,
मोहम्मद गजनबी का शासनकाल। ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक का था ये बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो कहते हैं गज भर का, गज भर का है भी तो है ना, तो गज भर का कोई हम बात करते हैं मोहम्मद गजनबी है तो भाई बहुत तगड़ा होगा वैसे तो, मगर वो कह रहा है गज भर का है, गज भर का बिल्कुल छोटा सा है भी तू, है ना। मैं तुझे 98 मतलब मैं तुझे उठा लूंगा, और जब गज भर का होगा तभी तो उठा लेगा बंदा, और ज्यादा तगड़ा होगा तो थोड़ी उठा लेगा। तो देखो गज भर का है तो मैं तुझे क्या करूंगा, उठा लूंगा, 98 उठा लूंगा। तो 998 से लेकर 1050 ईसा पूर्व में कौन रहा था, मोहम्मद गजनबी का शासनकाल रहा था। ठीक है, तो आराम से आपको याद रहेगा। अगली बात करते हैं मोहम्मद गजनबी का कन्नौज पर आक्रमण कब हुआ था। तो कन्नौज पर आक्रमण कब हुआ था ये बताना है। देखो कन्नौज तो यहां पर लग रहा है नोज, नोज माने क्या होती है, नाक होती ना होती है, तो नाक, नाक पर आक्रमण करना मतलब नाक को तोड़ देने की बात हो रही है ना। तो आपको किसने तोड़ी भाई नाक, तो आप कहोगे उनने तोड़ी, उनने मतलब 19। तो बात करते हैं 1019 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। ठीक है, ऐसे भी याद कर लो, नोज नाक किसने तोड़ी, भाई गजबर के इंसान ने नाक तोड़ दी इसकी, तो है ना, कहते हैं। तो गजबर के इंसान ने नाक तोड़ी, तो कन्नौज पर आक्रमण किया गजनबी ने, कब किया, उनने तोड़ी तो 19 में, तो 1019 आराम से ट्रिक बन गई और हिंट आपको याद रहेगा भी है। अगले बात करते हैं मोहम्मद गजनबी ने भारत का कौन सा प्रदेश गजनबी साम्राज्य में शामिल किया था। तो जो गजनबी साम्राज्य था उसमें कौन सा शामिल किया था ये बताना है। देखो बात करते हैं गज, गज में शामिल क्या होता है, तो कहते हैं ना कि एक गज है ये, भाई किससे नापा तूने, तो कह रहा है पंजे से मैंने सांप नापा है, इसको पंजे में शामिल किया है, कि पंजा शामिल होता है ना, होता है गज में, एक गज कहते हैं, ये एक गज हो गया, तो उसमें हमारा पंजा भी शामिल होता है। तो हमने याद कर लिया कि शामिल कौन हुआ भाई गज में, तो आपको पंजा गज में शामिल होता है, एक गज नापते हैं हाथ से, तो वहां पर पंजा भी हमारा शामिल होता है। तो जो गजनवी साम्राज्य था उसमें शामिल कौन हुआ, भाई पंजा हुआ। तो हमारी ट्रिक कितनी अच्छी ट्रिक है, आराम से याद रहेगा लॉन्ग समय तक ये। अगले बात करते हैं निम्नलिखित में से किस सन में मोहम्मद गजनबी का देहांत हो गया। तो गजनबी का देहांत कब हुआ ये बताना है। अब यहां पे याद कर लो गज, गज कितने पे खत्म होता है, तो कहते हैं ना एक गज में कितने फीट होते हैं, 3 फीट 2 इंच होते हैं ना, होते हैं, कहते हैं 3 फीट 2 इंच होते हैं एक गज में, तो एक गज में 3 फुट 2 इंच होते हैं। ठीक है, तो कब समाप्त हुआ भाई, 3 फुट पे समाप्त हो गया, जो गज तो था वो 3 फुट पे समाप्त हो गया। तो गजनबी का देहांत कब हुआ, 3 मतलब 30 में। तो बात करते हैं 1030 में। हर चीज की ट्रिक है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वीडियो को 2 बार देखो, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो मोहम्मद गजनबी का देहांत कब हुआ, तो बात करते हैं 1030 में। अगले बात करते हैं तुर्क सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो तुर्क सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो कहते हैं ना, मैंने इसकी ट्रिक आपको बना रखी है पहले भी, कि तुर्क को आप रा हटा दो, तो कैसा तकना, किसको तकोगे भाई, जब कोई बहुत गोरा इंसान होगा तभी तकोगे इसके लिए, तो गोरी को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गोरी, तकेंगे किसके लिए, गोरी के लिए। तो तुर्क मुल्तान की स्थापना किसने की थी, तुर्क सल्तनत होगा यहाँ पर, ठीक है, सल्तनत ही है, तो मोहम्मद गौरी ने। अगले बात करते हैं मोहम्मद गौरी का सेनापति निम्नलिखित में से कौन था। जो मोहम्मद गौरी है उसका सेनापति कौन था। अब एक बात बताओ, कोई भी राजा है, एक राजा मान लेते हैं इसको, ठीक है, एक राजा है, ठीक है, और उसकी एक रानी है ये, ठीक है, उसकी क्या है, कोई बेटी है मान लेते हैं, ठीक है, गोरी है कोई, ये बहुत गोरी है, इसकी बेटी मान लेते हैं, ठीक है, और एक इसका सेनापति इसको बनाया गया कि भाई इसकी देखभाल तुझे करना है। तो व्यक्ति क्या होगा भाई, ये रानी है और ये सेनापति, इसके सामने बोलता होगा आपको कि बिल्कुल नहीं बोलेगा भाई, वो तो सेनापति है, वो कैसे बोल जाएगा रानी के पास में, है ना। तो भाई ए बक, अरे कुछ तो बोल भाई, तू मेरा सेनापति है। तो वो कह रही है, मोहम्मद गोरी कह रही है भाई कुछ तो बक, तू मेरा सेनापति है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गोरी का सेनापति में से कौन सा, तो बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम से हिंट बन गई, याद रहेगा। अगले बात करते हैं मोहम्मद गोरी तराइन के युद्ध में किस सन में पराजित हुआ था। तो कैसे याद करेंगे, तराइन का युद्ध कब हुए थे, 2 युद्ध हुए थे, एक हुआ था 91 में 1191 में, और एक हुआ था 1192 में। कैसे याद करें कि तारा, अब कोई तारा आपने देखा होगा टूटा हुआ, टूटता है तारा तो कैसे आता है, कहते हैं ये क्या 91 है ना, 91 ये क्या 91, तो आपको तारा 91, तो 91 1191, तो ये क्या 91 तारा 91। अब तारा 91 मतलब तराइन का पहला युद्ध, तो दूसरा कब हुआ, दूसरी साल मतलब 92 में। तो पहला दूसरा दोनों याद हो गए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है
कि मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में किस सन में पराजित हुआ था? मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में किस सन में पराजित हुआ था? वही मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में किस सन में पराजित हुआ था? तो यहां पर सारे के सारे गलत दे रखे हैं, ठीक है। एक ऑप्शन और मान लेते हैं, ई लगा लो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1191 में। देखो 1191 में मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था, ठीक है। यहां पर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, पृथ्वीराज थर्ड देव था, वो जीत गया था पहली बार में। दूसरी रात में जयचंद कहाँ हो गया था? मोहम्मद गौरी की तरफ हो गया था। उसके बाद जो गौरी था वो क्या होता है, दूसरे वाले में जीत जाता है, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो हार जाते हैं सेकंड वाले में, और यहाँ पर मारे जाते हैं ये, ठीक है। और जयचंद कहाँ होता है? सपोर्ट में होता है। उसके बाद 2 साल के बाद में 1194 में बात करते हैं चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जो जयचंद होते हैं वो मारे जाते हैं गौरी के हाथों। तो भाई हरामखोरी करोगे तो बाद में तुम मरोगे, ठीक है, सीधी बात है। तो यहाँ पर गौरी के हाथों जयचंद फिर मारा जाता है, जो सपोर्ट करता है वही मारा जाता है बाद में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, इतिहास से कुछ समझो, ठीक है। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में किस सन में पराजित हुआ था? तो बात करते हैं मोहम्मद गौरी पराजित कब हुआ था? वो तो 91 में हुआ था। और विजय कब हुआ था? वो 92 में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? पराजित हुआ था 91 में। यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अगले बात करते हैं मोहम्मद गजनबी का थानेश्वर पर आक्रमण कब हुआ था? तो थानेश्वर पर आक्रमण कब हुआ था ये बताना है। अब देखो थाने में कब जाओगे आप, एक बार बताओ, थाने में कब जाओगे? जब भी किसी को फोड़ देंगे तभी थाने में जाएंगे। तो फोड़ना मतलब 14। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1014 ईस्वी में। तो बात करते हैं मोहम्मद गजनबी का थानेश्वर पर आक्रमण कब हुआ था? तो बात करते हैं 1014 में, मतलब 14 कहते हैं 14। तो फोड़ देना, जब फोड़ेंगे तभी थानेश्वर जाएंगे, तभी थाने में जाएंगे। तो थानेश्वर आक्रमण कब किया था? तो बात करते हैं 1014 में किया था। आराम से याद रहेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, और ऐसे भी याद कर लो गज भर जमीन के लिए, है ना, थाना किसने किया था? थानेश्वर पर आक्रमण किसने किया था? ये भी याद कर लो। तो गज भर की जमीन के लिए लड़ाई होती है, तभी तो थाने में जाते हैं। तो वहां से हमारी ये भी याद हो जाएगी। अगले बात करते हैं मोहम्मद गजनबी का 12वां आक्रमण किस पर हुआ था? जो 12वां आक्रमण था वो किस पर हुआ था ये बताना है। अब वो कह रहा है बार करना, है ना, बार करना। बार कहां पे करना है? भी नाक पे करना है, नाक तोड़ना है उसकी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कन्नौज, ठीक है। तो 12वां आक्रमण कहां हुआ था? कन्नौज पर हुआ था। अगली बात करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। मोहम्मद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था ये बताना है। सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? तो बात करते हैं सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो बात करते हैं 1026 ईसा पूर्व में, ठीक है। कैसे याद करेंगे? शाम की बात कर रहा है, शाम। अब एक बात बताओ, शाम को कोई आपको मार के जाएगा तो आपको क्या कहोगे? भाई उसकी मैं छवि नहीं देख पाया, कहोगे ना, कहोगे कि मैं उसकी छवि नहीं देख पाया, तो वो शाम को मार के गया था मुझे। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो बात करते हैं 1026 में, क्योंकि मैं इसकी छवि नहीं देख पाया। तो शाम को आक्रमण, छवि नहीं देख पाया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 में। किसने किया था ये बताना है। तो वो क्या था? गजनबी ने। कैसे याद करेंगे? देखो वो शाम को मार के गया था, क्यों? क्योंकि गजभर का तो था भाई, छोटा सा था ना गजभर का। अब गजभर का है तो कैसे दिखेगा? मुझे नहीं दिखेगा। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी कि गजभर का था, शाम को मार के गया, इसलिए उसकी छवि नहीं दिखी। तो आराम से हमारी ट्रिक बन गई। सारी की सारी गजनबी ने आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर 1026 में। तो ये हमारा था जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, उसका जो हिस्ट्री का, ठीक है। और यहां पर हमने फर्स्ट यूनिट से लेकर हमने 8 यूनिट तक क्या किया? कवर किया। एक ही वीडियो में सारा की सारा कवर कर लिया है। लॉन्ग वीडियो है थोड़ी सी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप एक वीडियो कवर कर लोगे, 2 बार इस वीडियो को देखना है, पेपर देखने चला जाना है, एक भी एमसीक्यू आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, यहां से आता है तब, ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।